जमीला जीन्स और जैकेट पहने हुए थी। वो चलकर खड़ी हो गई, फिर मेरी हदायत पर अमल करने के लिए कमरे से चली गई। लिफ्ट के जरिए नीचे काउंटर पर पहुंची। वहां उसने पूछा, मैनेजर का कमरा कहाँ है? काउंटर मैन ने उसकी रहनुमाई की। वो किचन की तरफ जाने वाले एक कॉरिडोर से गुजरकर उस कमरे के दरवाजे पर पहुंची। फिर उसने दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? क्या दरवाजे पर टैग लगा हुआ नहीं है कि मुदाखलत ना की जाए? वो बोली, हाँ, मगर मुझ जैसी हसीन लड़की के लिए ये टैग नहीं हो सकता। दरवाज़ा खोलकर मेरे हुस्न का जलवा देखो। दरवाज़ा खुल गया। रोडोल्फ ने उसे देखकर कहा, अच्छा तो जमीला राजी हो? तुम बाप बेटी पर पहरा लगाया गया है। वो अंदर आकर दरवाज़ा बंद करती हुई बोली, जानती हूँ हमें होटल के बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, इसीलिए मैं होटल के अंदर इस कमरे में आई हूँ। मुझे पता नहीं था कि यहाँ तुम्हारा एक और साथी भी है। दूसरे साथी ने अपनी जगह से उठकर कहा, कोई बात नहीं मेरी जान, हम दोनों ही तुम्हें खुश करेंगे, लेकिन मुझे एक ही की ज़रूरत है। ये कहते उसने एक उल्टा हाथ दूसरे साथी के मुंह पर मारा। ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि वह हसीना का हाथ नहीं, लोहे का रॉड होगा। उसके साथ दांत लहू के साथ बाहर आए। वह चकरा कर गिर पड़ा। रोडोल्फ ने फौरन ही पलटकर बिस्तर से गन उठाई। उसे उठाने और पलटकर फायर करने में जितना वक्त लग सकता था, उससे पहले ही जमीला की एक ठोकर गन पर पड़ी। उसने घूमकर दूसरी ठोकर उसके मुंह पर मारी। रोडोल्फ का सर चकरा गया। जमीला ने उसकी गन उठाकर कहा, मैं अभी तुम्हारी हड्डियां नहीं तोड़ना चाहती। ये पर्ची पकड़ो, इस पर कई फ़ोन नंबर्स हैं। तुम रिसीवर उठाओ और पहला नंबर डायल करो। वो गन पॉइंट पर था, इनकार नहीं कर सकता था। फिर अपने दूसरे साथी का अशर देख रहा था। उसके कुछ दांत लहू में डूबे हुए कालीन पर पड़े थे। वो सिर्फ एक ही हाथ में बेहोश हो गया था। उसने रिसीवर उठाकर पर्ची पर लिखा हुआ पहला फ़ोन नंबर डायल किया। मैं उसके अंदर था। राब्ता कायम होने पर वो बोला, मैं रोडोल्फ बोल रहा हूँ। हमारे गनमैन छत पर हैं, उनमें से किसी को बुलाओ। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो कॉमरेड, मैं जोसेफ बोल रहा हूँ, कोई नहीं इतला? मैंने रोडोल्फ के हाथ से रिसीवर रखवा दिया। फिर जमीला से कहा, मैं एक छत वाले मोर्चे पर जा रहा हूँ, मेरी वापसी तक अपने शिकार को खामोश बिठाए रखो। मैं एक इमारत की छत पर मोर्चा बनाने वाले कॉमरेड जोसेफ के दिमाग में आ गया। उसके ख्यालात ने बताया कि वह एक ऐसी इमारत है जिसमें मुख्तलिफ दफातर हैं। छत पर मोर्चा बनाने वालों को देखकर तमाम दफातर बंद कर दिए गए थे। इमारत खाली हो गई। उस छत पर जोसेफ के अलावा 9 मुसल्लह अफराद थे। उनमें से 2 अफराद आंखों से दूरबीन लगाए शहर से बाहर एक बस्ती की सिमत देख रहे थे। मैंने जोसेफ के जरिए 3 मुसल्लह अफराद की आवाज़ें सुनी। फिर जोसेफ की जुबान से एक दूरबीन वाले से पूछा, क्या बस्ती में कोई मुसल्लह मुसलमान नजर आ रहा है? वो आंखों से दूरबीन हटाकर बोला, हम सुबह से देख रहे हैं। उन मुसलमानों की औरतें और बच्चे नजर आ रहे हैं, लेकिन मर्द एक भी नहीं। ऐसा लगता है वो लोग दूरबीन के बगैर हमें देख रहे हैं और हमारी नज़रों से छुपे हुए हैं। दूसरे दूरबीन वाले ने कहा, मेरा ख्याल है वो रात को हमला करेंगे, इसलिए भी घरों में सो रहे हैं। आखिर वो सुबह से कितना सोएंगे, अब शाम होने वाली है। ठहरो, मैं मुंडीर पर चढ़कर ज़रा दूर तक देखता हूँ। वो दूरबीन लिए मुंडीर पर चढ़ा। फिर 7 मंजिला इमारत की छत से दूसरी तरफ छलांग लगा दी। उसके तमाम साथियों ने हैरानी से कहा, अरे इसने छलांग क्यों लगा दी? उन्होंने मुंडीर की दूसरी तरफ देखा। बहुत नीचे एक शाहराह पर कूदने वाले की लाश पड़ी हुई थी। उसी वक्त दूसरा दूरबीन वाला मुंडीर पर चढ़ गया और अपने साथियों को क्लाशनकोव के निशाने पर रखते हुए बोल रहा था, मुझे गोली मारो, मैं अभी अपने कॉमरेड के पास जाना चाहता हूँ। एक कॉमरेड ने पूछा, ये क्या हो रहा है? क्या तुम भी पागल हो गए हो? उससे टेलीपैथी ज़्यादा पागल ने फायरिंग की। तड़ातड़ की आवाज़ के साथ 3 मुसल्लह कॉमरेड गोलियां खाकर गिरे। चौथे ने अपना नंबर आने से पहले उस दूरबीन वाले को गोली मार दी। वह चीखता हुआ मुंडीर की बुलंदी से दूसरी तरफ नीचे अपने साथी की लाश पर जाकर गिरा। नीचे 2 और ऊपर 3 लाशें हो गईं। मैंने मजीद 3 मुसल्लह अफराद की आवाज़ें सुनी थीं। उन तीनों ने बेख्तियार एक दूसरे पर फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में 4 मरे, सिर्फ जोसेफ रह गया। उसने अपनी गन की नाल को पेशानी पर रखकर कहा, जब कोई साथी ना रहा तो मैं रहकर क्या करूंगा? उसने खुदकुशी कर ली। मैंने जमीला के पास आकर कहा, अब इससे दूसरे फ़ोन नंबर पर रब्ता कराओ। वो रोडोल्फ विस्की से बोली, कम ऑन, अब पर्ची का दूसरा नंबर डायल करो। उसने हुक्म की तामील की। मैं उसके जरिए दूसरी बुलंद इमारत की छत वालों के दिमागों में पहुंचा। वहां भी उन मुसल्लह अफराद को एक दूसरे पर गोली चलाने के लिए मजबूर किया। तीसरी और चौथी इमारत की छतों से ज्यादा मुसल्लह अफराद को बुलंदी से कूदकर मरने पर मजबूर किया। तकरीबन 1.5 घंटे में बुलंद इमारतों के चारों मोर्चे वीरान हो गए या मोर्चे बनाने वालों का कब्रिस्तान बन गया। मैंने जमीला से कहा, काम हो चुका है, तुम रोडोल्फ और उसके साथी को ख़त्म करके चली आओ। शाम के साए गहरे हो चले थे। रात की तारीकी फैलने वाली थी। इससे पहले शहर की तमाम दुकानें बंद हो गई थीं। शाहराहें और गलियां सुनसान हो गई थीं। तमाम घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद हो गए थे। शहर वीरान हो तो सड़कों और गलियों में महज आवारा कुत्ते रह जाते हैं, लेकिन एक कुत्ता भी नजर नहीं आ रहा था। शायद कुत्ते भी वहां की खाना जंगी के मामूल को समझ गए थे, इसलिए कहीं जाकर छुप गए थे। मैं कॉमरेड कमांडर के पास पहुंच गया। वो एक वैगन कार में बैठा था। आगे पीछे वाली सीटों पर उसके मुसल्ला बॉडीगार्ड्स थे। उसने शहर में दाखिल होते वक्त ड्राइवर से कहा, हमारे एक मोर्चे से होकर चलो। हमारे जंगबाज कॉमरेड को खाने या मजीद हथियारों की ज़रूरत होगी तो फ़ौरन ज़रूरत पूरी की जाएगी। वो पहले मोर्चे में आए। कमांडर ने गाड़ी से उतरकर अपने मुसल्ला जांबाजों से मुसाफिया किया। उनसे पूछा, क्या पूरी तरह अलर्ट हो? किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं?
उस मोर्चे के इंचार्ज ने जवाब दिया, हम पूरी तरह मुस्ताद हैं। खाना और हथियार सप्लाई करने वाली टीम यहाँ आती रहती है। फिलहाल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कमांडर मुतमईन होकर आगे जाने के लिए गाड़ी में आकर बैठ गया। मैंने उस मोर्चे के इंचार्ज के जरिए 4 मुसल्लह अफराद के दिमागों में जगह बनाई, फिर कमांडर के पास आ गया। उसने शहर के किनारे किनारे अपने मुसल्लह जांबाजों को तैयार कर रखा था, क्योंकि काजी के मुजाहिद रात की तारीकी में ऐसे ही मुकामात से शहर में दाखिल हो सकते थे। कमांडर ने दूसरे मोर्चे पर भी तमाम कॉमरेड से मुलाकात की और मुझे उनके अंदर पहुंचने का मौका दिया। अभी वो मजीद 4 मोर्चों की तरफ जाने वाला था। रास्ते में वो बुलंद इमारतें भी आईं, जिनकी छत पर उसके जानिसार थे और उसकी लाइलमी में जानिसार कर चुके थे। मैंने शहर के किनारे पहले मोर्चे में पहुंचकर धमाके किए। कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उनके पास हैंड ग्रेनेड थे। मैंने अपने आलाकारों के जरिए से एक एक ग्रेनेड की चाबी उनके दांतों से खींच कर निकलवाई। फिर उन ग्रेनेड को उनके ही साथियों के दरमियान फेंकता गया। यकबारगी धमाके होने लगे। साथियों के साथ बारूदी हथियार भी तबाह होकर धमाके पैदा कर रहे थे। दूसरे मोर्चे को भी इसी तरह तबाह करने के बाद मैं कमांडर के पास आया। उसकी गाड़ी अपने उन जानिसारों के लाशों के पास आकर रुक गई थी, जिन्होंने इमारत की छत पर मोर्चा बनाया था, मगर छत की बुलंदी से नीचे सड़क पर आ गिरे थे। उसका एक बॉडीगार्ड छत पर गया था, फिर वापस आकर कह रहा था, वहाँ हमारे एक भी कॉमरेड जिंदा नहीं, छत पर उनकी लाशें पड़ी हैं। रात की तारीकी और गहरे सन्नाटे में ज़बरदस्त बारूदी धमाकों की आवाज़ें गूंज रही थी। कमांडर परेशान था कि छत का वो मोर्चा कैसे ख़त्म हो गया। फिर धमाकों से यह समझ में आ रहा था कि काजी अकबर के आदमियों ने हमला किया और जंग शुरू हो चुकी है। उसने ड्राइवर से कहा, फ़ौरन तीसरे मोर्चे की तरफ चलो, जहाँ पोजीशन कमज़ोर होगी वहाँ हम भी जंग में शरीक हो जाएंगे। वो तीसरे, चौथे और 5वें मोर्चे की तरफ गए और मुझे अपने जंगबाजों के अंदर पहुंचाते रहे। जब कमांडर वहाँ से अगले मोर्चे की तरफ चला जाता, तब मैं पिछले मोर्चे में तबाही लाता। काजी के मुजाहिदीन ने फैसला किया था कि आधी रात के बाद मुख्तलिफ सिमतों से हमले करेंगे, लेकिन अब वो अपने हथियार संभाले मस्जिदों और घरों से निकल आए थे। बारूदी धमाकों और आग के शोलों को देखकर हैरान हो रहे थे। काजी अकबर ने एक ट्रांसमीटर के जरिए IRP के चेयरमैन मोहम्मद शरीफ हिम्मतज़ादा से रब्ता किया और पूछा, क्या आपके जानिसारों ने दोशंबे के मकबूजा इलाके में हमला किया है? जवाब मिला, काजी साहब, हम दोशंबे से बहुत दूर करगान ट्यूब के शहर में हैं। हम नहीं जानते कि वहाँ क्या हो रहा है। रब्ता ख़त्म हो गया। वहाँ कई डेमोक्रेटिक पार्टियाँ DP हैं। एक DP मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन दूसरी DP के लीडर नजरुद्दीन ज़ुबैरदौला IRP और काजी अकबर का साथ देती हैं। ये पार्टी दोशंबे के मशरकी हिस्से में है। एक मुजाहिद ने कहा, काजी साहब, मालूम होता है नजरुद्दीन के मुजाहिदीन ने कम्युनिस्टों पर हमला किया है। काजी अकबर ने कहा, मुझे यकीन नहीं आता। कम्युनिस्ट मकबूजा इलाके में जिस बुरी तरह धमाके हो रहे हैं और शोले आसमान से बातें कर रहे हैं, उससे जाहिर होता है कि वहाँ नहायत ही तबाहकुन हथियार और बॉम्ब इस्तेमाल हो रहे हैं। और DPs के लीडर नजरुद्दीन के पास ईमान, हौसला और मुजाहिदीन है, लेकिन ऐसे खतरनाक हथियार नहीं। फिर भी मैं बात करता हूँ। इस बार DP के लीडर नजरुद्दीन से रब्ता किया गया। पूछा गया, क्या आपने कम्युनिस्टों पर हमला किया है? जवाब मिला, नहीं काजी साहब। आप जानते हैं, हमले से पहले आपसे मशवरा लेते हैं। मैं समझ रहा था आपने हमला किया है, अभी आपसे रब्ता करने वाला था। ये धमाके आपकी बस्ती के सामने शहर दोशंबे में दाखिल होने वाले मुख्तलिफ रास्तों में हो रहे हैं। ताज्जुब है, आखिर इन बदबख्त कम्युनिस्टों पर इतने ज़बरदस्त हमले करने वाली कोई गुमनाम फौज कहाँ से आ गई है? नजरुद्दीन ने कहा, अगर दुश्मन तबाह हो रहे हैं तो फिर उन्हें तबाह करने वाले हमारे दोस्त होंगे। हमें इंतज़ार करना होगा। हम हालात का सही जायज़ा लिए बगैर उस मकबूजा इलाके में कदम नहीं रखेंगे। उधर दोशंबे का वो इलाका अब मकबूजा नहीं रहा था। कॉमरेड कमांडर को खुद सूरत हाल का सही अंदाज़ा नहीं था। उसने छत पर मोर्चे बनाने वालों से रब्ता किया, अपने आदमी वहाँ भेजे। तब मालूम हुआ था कि चारों छतें वीरान हैं और वहाँ मुसल्लह कॉमरेड्स की लाशें पड़ी हैं। उसने हैरानी से कहा, इससे जाहिर होता है कि दुश्मनों ने हमारे इलाके में आकर उन छतों पर जाकर हमारे आदमियों का काम तमाम किया है। लेकिन यह कैसी जंग हुई कि हमें एक भी दुश्मन की लाश नहीं मिली और हमारे तमाम आदमी मारे गए? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। वो उस होटल के अहाते में आया जहाँ हमारा क्याम था। अहाते में वो गाड़ियाँ और रजाकार खड़े हुए थे जो तमाम मोर्चों में जाकर खाना और हथियार सप्लाई करते थे। कमांडर ने पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तमाम मोर्चों में आते जाते रहना चाहिए। एक कॉमरेड ने कहा, हमारा कोई मोर्चा और कोई कॉमरेड सलामत नहीं रहा, सब मारे जा चुके हैं। हम आपका इंतजार कर रहे थे, आप हुक्म कर दें। ये इलाका छोड़ देना चाहिए या अपने बाकी ईमानदार साथियों को लेकर मुकाबला करना चाहिए। दूसरे कॉमरेड ने कहा, हम मुकाबला किससे करेंगे? क्या अभी तक कोई हमला करने वाला दुश्मन नजर आया? क्या इतनी तबाही के दौरान हमारे कमांडर ने किसी दुश्मन को देखा? कमांडर हैरान परेशान बिल्कुल गुमसुम खड़ा था। अकल यह समझने से कासिर थी कि दुश्मनों ने इतनी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल कर ली है तो वो उसे और उसके बचे कुछ साथियों को आकर क्यों नहीं घेरे, उन पर हमला क्यों नहीं कर रहे? क्या वो आसपास कहीं छुपे हुए उनकी ताक में है? उसने कहा, हमें खुली फिजा में नहीं रहना चाहिए। दुश्मन अचानक कहीं से फायर कर सकते हैं। होटल में चलो। वो सब होटल के अंदर आए। मैनेजर ने कमांडर को देखकर खौफ से कांपते हुए कहा, मैं आप लोगों का खादिम हूँ। मैंने यहाँ तमाम कॉमरेड्स की मेज़बानी की है। आपके 2 कॉमरेड्स ने आराम करने के लिए मेरा कमरा मांगा तो मैंने उस कमरे की भी चाबी दे दी, लेकिन अब वो दोनों उस कमरे में मुर्दा पड़े हैं। कमांडर ने यह सुनते ही मैनेजर का गिरबान पकड़ लिया, फिर उसे खींचते हुए उसके कमरे में ले आया। वहाँ उसने अपने खास मादियत रोडोल्फ विस्की
और एक कॉमरेड को मुर्दा देखा। एक मुर्दा के चंद दांत लहू में भीगे हुए कालीन पर पड़े हुए थे। दोनों की मौत किसी हथियार से नहीं हुई थी। कातिल जो भी था गैर मामूली जिस्मानी कुव्वत का हामिल था। उसने सिर्फ एक के दांत नहीं तोड़े थे बल्कि दोनों की गर्दनें तोड़ दी थी। कमांडर ने मैनेजर से कहा, तुम्हारे होटल में, तुम्हारे कमरे में इतनी बड़ी वारदात हो गई और तुमने हम में से किसी को इतला नहीं दी। वो गिड़गिड़ा कर बोला, मैं कसम खाकर कहता हूँ यहाँ मौजूद नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले आया तो काउंटरमैन ने बताया कि कमरा नंबर 303 की जमीला राजी मेरे कमरे में गई थी। कमांडर ने चौंक कर कहा, मैं तो ईरान से आने वाले उन बाप बेटी को भूल ही गया था। क्या यह मुमकिन नहीं है कि उनके पीछे कोई खुफिया फौज रात की तारीकी में आई हो और हमें यूं तबाह कर रही हो? एक कॉमरेड ने कहा, हम तीसरी मंजिल पर जाकर उन बाप बेटी की पिटाई करेंगे तो वो सारी हकीकत उगल देंगे। कमांडर तेजी से चलता हुआ कमरे से बाहर आया। कोई 20 अदद कॉमरेड्स उसके पीछे चलते हुए लिफ्ट की तरफ जाने लगे, लेकिन काउंटर के पास पहुंचते ही रुक गए। काउंटर से जरा फासले पर जमीला राजी बैठी हुई थी। वो मुस्कुरा कर बोली, मैं यहाँ हूँ, अभी ऊपर ना जाओ, ऊपर मैं भेज दूंगी। कमांडर ने घुरा कर पूछा, तुम्हारा बाप कहाँ है? मेरा बाप आएगा तो तुम सबको अपना अपना बाप याद आ जाएगा, लिहाजा बेटी से ही बात करो। क्या तुम मैनेजर के कमरे में गई थी? हाँ गई थी, और उन दोनों की गर्दनें इन हाथों से तोड़ दी। कमांडर ने उसे हकारत से देखकर कहा, बच्चे भी तुम्हारी इस बात का यकीन नहीं करेंगे। सोचा था पहले तुम बाप बेटी से असलियत तो गुलवाऊंगा, लेकिन रोडोल्फ विस्की मेरा वफादार जानिसार मातियत था। तुम उसकी गर्दन तोड़ने का दावा कर रही हो, इसलिए पहले तुम्हारे ये दोनों हाथ तोड़े जाएंगे। उसने अपने एक बॉडी बिल्डर कॉमरेड से कहा, जाओ इसके दोनों हाथ तोड़कर इसे अपाहिज बनाओ, फिर मैं इससे ज़रूरी सवालात करूंगा। तब तक इसका बाप भी इसकी ज़िंदगी की भीख मांगने आ जाएगा। मैं होटल के कमरा नंबर 303 में बैठा ख्याल ख्वानी के जरिए यह तमाशा देख रहा था। वो बॉडी बिल्डर आगे बढ़ा। जमीला सोफे से उठकर खड़ी हो गई, 2 कदम आगे चलकर उसके रूबरू आ गई। वो एक लड़की को मद्दे मुकाबिल देखकर मुस्कुराया, फिर बोला, लाओ मेरी जान, अपना हाथ मुझे दे दो। जमीला ने एक हाथ पंजा लड़ाने के अंदाज में बढ़ाया। पहलवान कॉमरेड ने उसकी उंगलियों को अपने एक हाथ की उंगलियों में फंसाकर कहा, दूसरा हाथ भी पेश कर दो। उसने दूसरा हाथ भी पेश कर दिया। उन हथेलियों की उंगलियां भी एक दूसरे से उलझ गईं। तब पहलवान कॉमरेड को एहसास हुआ कि उसके दोनों हाथों की उंगलियां आह्नी शिकंजों में आ गई हैं। उसने पूरी कुव्वत से उसकी उंगलियों को मोड़ना चाहा, मगर घबराहट तारी होने लगी। उसकी अपनी उंगलियों की हड्डियां दुखती हुई और अपने जोर से उखड़ती हुई महसूस हो रही थी। उसने धक्का देकर अपने हाथों को छुड़ाना चाहा, लेकिन वह अपनी जगह सतून की तरह अटल खड़ी थी। वो उसे जरा न हिला सका। फिर उसके हलक से एक चीख निकली। दोनों हाथों की 4-4 उंगलियों की हड्डियां अपने जोर से उखड़ गई थी। जमीला ने उसे छोड़ दिया। कमांडर और दूसरे तमाम कॉमरेड बड़ी बेयकीनी से अपने पहलवान को कराते देख रहे थे। वह तकलीफ से कराते हुए दोनों हाथ अपाहिज की तरफ लटकाए दूर जाना चाहता था। जमीला ने उसके बालों को पकड़कर अपनी तरफ खींचा, फिर उसकी गर्दन दबोच ली। इस गर्दन पर दोनों हाथों की कैंची बनाकर बोली, कमांडर ये तमाशा भी देख लो कि मैंने तुम्हारे 2 आदमियों की गर्दनें किस तरह तोड़ी हैं। कमांडर ने अपनी गन से उसका निशाना लेकर कहा, इसे छोड़ दो वरना गोली मार दूंगा। कमांडर के साथ दूसरे कॉमरेड्स ने भी अपनी गन्नें सीधी कर लीं। वो बोली, मुझे गोली मार दोगे तो बहुत से सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे कि हम बाप बेटी कौन है और किसकी खुफिया आर्मी तुम्हें तबाह कर रही है। कमांडर के गन की नाल नीचे झुक गई। उसने हुक्म दिया, अभी कोई गोली ना चलाए। हम एक बुजदिल बॉडी बिल्डर की खातिर अहम मालूमात से महरूम नहीं रहेंगे। वह बॉडी बिल्डर एक लड़की की गिरफ्त से तड़प तड़प कर निकलने की कोशिश कर रहा था और नाकाम हो रहा था। फिर हड्डियों की किड़किड़ाहट सुनाई दी। 2 हाथों की कैंची में उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई, दीदे फैल गए। जमीला ने उसे गिरफ्त से आज़ाद किया तो उसका बेजान जिस्म ढलक कर फर्श पर आ गया। सब अपनी आंखों से एक लड़की की गैर मामूली जिस्मानी कुव्वत को देख रहे थे। फिर भी यह ख्वाब जैसा लग रहा था। उसकी आवाज़ ने सबको चौंका दिया। वो कह रही थी, देख लिया कमांडर, तुम्हारे इन 2 आदमियों की भी गर्दनें मैंने इस तरह तोड़ दी हैं। तुम चाहो तो मुझे गर्दन तोड़ बुखार कह सकते हो। वो बोला, मैं जिंदगी में पहली बार एक लड़की के रूप में अजूबा देख रहा हूँ। तुम्हारे अंदर जादुई कुव्वतें हैं, इसके बावजूद तुम हमारी गोलियों से छलनी हो जाओगी। मैं चाहता हूँ तुम जिंदा रहो, मगर हमारे लिए हमारी दोस्त बनकर। मैं उसके अंदर था। मैंने जमीला से कहा, अब ये मालूम करना चाहेगा कि हम कौन हैं और इस इलाके में हमारी खुफिया आर्मी कहाँ छुपी हुई है। हाँ, ये कमबख्त दोस्ती भी करना चाहता है। शैतानों से कभी दोस्ती नहीं होती। तुम इनके किसी सवाल का जवाब नहीं दोगी। पापा, ये कमांडर के अलावा तादाद में 20 कॉमरेड हैं। आप तनहा ख्याल ख्वानी के जरिए कितनों को गोलियां चलाने से रोक सकेंगे? मैं किसी को ख्याल ख्वानी के जरिए नहीं रोकूंगा। बंद कमरे में आराम से बिस्तर पर लेटा सिर्फ तमाशा देख रहा हूँ। मैं समझ गई, आप मेरी जहानत और हाजिर दिमागी का इम्तिहान ले रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। इस मरहले पर मेरा और तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। तुम्हें सिर्फ उन सवालों के जवाब देने से इनकार करना है। इसके बाद हालात का रुख फेरने के लिए तुम्हारे एक अजनबी साथी यहाँ आ रहा है। मेरा साथी और वो भी अजनबी। पापा, आप पहेलियां बुझवा रहे हैं। वो आगे कुछ न कह सकी। कमांडर ने कहा, तुम बड़ी देर से खामोश हो। शायद हमसे दोस्ती के मुतल्लिक गौर कर रही हो। बेशक तुम्हें इस मामले पर गौर करना चाहिए। तुम गलत समझ रहे हो कमांडर। मेरे पापा की नसीहत है कि शैतानों से दोस्ती नहीं की जाती। ये बात सुनते ही 20 कॉमरेड्स की गन्नें सीधी हो गईं। सब ने उसे निशाने पर रख लिया। कमांडर ने कहा, चलो हम शैतान ही सही। अब ये बताओ कि शैतानों की बस्ती में क्या करने आई हो? मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। तो फिर हम तुम्हें गोली मारकर तुम्हारे बाप से सवालात करेंगे।
अभी जवान हो, हसीन हो, अपनी ज़िंदगी से प्यार करो। मैं तुम्हें आखिरी मोहलत देने के लिए 10 तक गिन रहा हूँ। मेरे 10 कहते ही ये तमाम कॉमरेड्स तुम्हें गोलियों से छलनी कर देंगे। तुम सोचो, मैं गिन रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6। वो पत्थर के मुजस्मे की तरह खामोश और बेहिस हरकत खड़ी हुई थी। जब से पैदा हुई थी उसे बाप का प्यार नहीं मिला था। फिर मुझसे बाप की मोहब्बत और शफकत मिलने लगी तो वो मोहब्बत से निहाल हो गई। एक ऐसी सादतमंद बेटी बन गई कि बाप ने कहा, दुश्मनों के निरगे में रहो, लेकिन किसी सवाल का जवाब ना दो तो वो 20 अदद राइफलों के दरमियान गोलियों से छलनी होने के लिए गूंगी बन गई, क्योंकि ताबेदार बेटी थी। कमांडर गिन रहा था। 7, 8। आखिरी मौका है, नादान लड़की, अपनी जिंदगी की कदर कर। वो ना कदरी थी, गूंगी थी, सादतमंद और ताबेदार थी। कमांडर ने कहा, 9। एक आखिरी अदद रह गया। उसी वक्त होटल में दाखिल होने का बड़ा सा दरवाजा एक धड़ाके से खुला। उस दरवाजे के शीशे चिकनाचूर होकर फर्श पर बिखर गए। खाना जंगी की वजह से सड़कों, घरों और होटलों के बाहर रोशनियां बुझी रहती थीं, यानी बाहर तारीकी और अंदर रोशनी रहा करती। इसलिए पहले साफ तौर से नजर नहीं आया कि अंदर से बंद दरवाजे को किसने लात मारकर तोड़ा और खोला है। खुले हुए दरवाजे पर एक शख्स आए की तरह दिखाई दे रहा था। उसने पतलून और चमड़े की जैकेट पहनी हुई थी, सर पर हेड था। वो अंदर आया। उसने रोशनी में हेड को उतारकर एक तरफ फेंका तो चेहरा साफ नजर आया। वो इंसान था, मगर चेहरा ऐसा था जैसे डार्विन की थ्योरी के मुताबिक एक बंदर तरक्की करते करते इंसान बन गया हो। फिर वो जरा तिरछा हुआ तो एक दुम नजर आई। वह दुम पतलून के पीछे सुराख से बाहर निकलकर ऊपर उठी हुई थी। उन सब देखने वालों पर हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। उन्होंने जिंदगी में पहली बार ऐसा बंदर आदमी देखा था जिसे बंदर भी कहा जा सकता था और आदमी भी। कमांडर ने शदीद हैरानी से पूछा, कौन हो तुम? उसने गर्दन तक बंद जैकेट की जिप को ऊपर से नीचे किया। जैकेट का अगला हिस्सा खुल गया। पता चला उसने बड़ा सा हार पहना हुआ है। इस हार से धमाका खेस दस्ती बॉम्ब मुंसलिक था। उसने जैकेट की जेब से एक रिमोट कंट्रोलर निकाला, फिर एक भारी भरकम गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं सबसे पहले उस रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे जानदार बनाया। फिर मैं बाबा साहब के इदारे के डॉक्टरों और साइंसदानों का ममनून हूँ। उन्होंने मेरी भरपूर स्टडी की, मेरी ज़ुबान और गले का ऑपरेशन किया और मेरी ज़ुबान को कुव्वत गोवियाई दी। उनकी बदौलत मैं आज थोड़ा बहुत टूटा फूटा बोलने के काबिल हो गया हूँ। आज यहाँ आकर तुम सबसे ये बोलता हूँ कि सिर्फ ये एक लड़की क्यों मरेगी? मेरे इन बमों के फटने से हम सब इस लड़की के साथ फना हो सकते हैं, तो फिर ये अकेली क्यों मरे? वो चुप हो गया। सबको चुप लग गई। वो सब अपने कमांडर को सवालिया नज़रों से देखने लगे। जमीला अभी तक हैरानी से हीरो को तक रही थी और सोच के जरिए मुझसे पूछ रही थी, पापा क्या आपने इसी अजनबी साथी का जिक्र किया था? मैंने कहा, ये बाबा साहब के इदारे से आया है, मेरी फैमिली का एक मेंबर है। तुम अपना समझोगी तो ये अपना साथी होगा, अजनबी समझोगी तो फिर अजनबी साथी ही रहेगा। वो मुस्कुराई। मेरे पापा की फैमिली का फर्द भला मेरा अपना क्यों नहीं होगा? वो मुस्कुराती हुई हीरो के पास आई, फिर उसके एक बाजू को थाम कर बोली, जिंदगी बहुत प्यारी होती है, कौन किसी के लिए जान देता है? लोग जिंदगी के साथी बनते हैं। ये मेरी मौत का साथी बनकर आया है, मेरे साथ मरना और तुम सबको हराम मौत मारना चाहता है। वो सब दीदे फैलाए उन जानलेवा बमों के हार को देख रहे थे। जमीला ने कहा, कमांडर तुम शायद आखिरी गिनती भूल गए हो। मैं याद दिलाती हूँ, उधर तुम 10 कहो, इधर मेरा साथी। रिमोट कंट्रोलर का एक बटन दबाकर बस कर देगा। तमाशा होगा, मगर हम तमाशा देखने के लिए नहीं रहेंगे। कमांडर ने लरजती हुई आवाज में कहा, नहीं तुम देख रही हो, तमाम कॉमरेड्स ने अपनी राइफलें झुका ली हैं। हम सबको जिंदा रहना चाहिए। हीरो ने कहा, जिंदा रहने की एक ही शर्त है, अपने एक एक हथियार मेरे कदमों में फेंक दो। जमीला ने कहा, तुमने सैकड़ों कॉमरेड्स, बेशुमार असला और रॉकेट लॉन्चर वगैरह के जरिए इस इलाके पर कब्जा किया था। उन सैकड़ों में से तुम्हारे 20 कॉमरेड रह गए हैं। बाहर से कोई यहाँ नहीं आएगा क्योंकि सब फना हो चुके हैं। हथियार नहीं फेंकोगे तो तुम सब हमारे साथ मारे जाओगे, क्योंकि हमें तो मरना ही है। कमांडर ने शिकस्त खूरदा सी आवाज में कहा, अपने हथियार इसके कदमों में फेंक दो। उन सब ने हुक्म की तामील की। हथियार फेंकने लगे। हीरो और जमीला के कदमों में हथियारों का अंबार लगने लगा। फिर वो सब अपने कमांडर के पीछे जाकर खड़े हो गए। जमीला ने आगे बढ़कर एक एक की तलाशी ली। किसी के लिबास में पिस्तौल, किसी की जेब में चाकू और किसी के पास हैंड ग्रेनेड छुपा हुआ था। जमीला ने वह तमाम चीज़ें लेकर हथियारों के ढेर में डाल दी। फिर हीरो ने आगे बढ़कर कमांडर के हाथ में अपना रिमोट कंट्रोलर रखा, उसे बमों का हार पहनाया, फिर हथियारों के पास आकर बोला, अब तुम्हारे हथियार हमारे और हमारे हथियार तुम्हारे हो गए, मगर हमारे वो बॉम्ब नकली हैं, प्लास्टिक के खिलौने हैं। कम ऑन, हार में से कोई सा भी बॉम्ब निकाल कर चेक कर लो। कमांडर ने हार को गले से उतार कर देखा, फिर हार के हुक में से एक बॉम्ब को निकाला। वो आम बॉम्ब की तरह किसी कदर वजनी था। ऊपर से पेचदार ढक्कन था। उसने ढक्कन को घुमाकर खोला, अंदर देखा तो वहां बारूद की जगह छोटे कंकर भरे हुए थे। उसने 3-4 बमों को इसी तरह खोलकर देखा। वो सब इसी तरह नकली थे। जमीला राजी कह लगाकर बोली, मैं तो भूल ही गई थी कि पापा की फैमिली में कोई फर्द अपने पास हथियार नहीं रखता, सब निहत्ते रहते हैं। मेरा ये साथी भी यहाँ हथियार के बगैर आया और इसने तुम सब से हथियार रखवा लिए। वो कह लगा रही थी। कमांडर ने झुंझलाकर हार और रिमोट कंट्रोल फर्श पर पटक दिया। हीरो ने कहा,
जैसा कि मेरी साथी कह चुकी है, हमें हथियारों के बगैर जंग जीतने की ट्रेनिंग दी गई है। हमें पैदा करने वाले खाल के हकीकी की कसम है, हम इन हथियारों को हाथ नहीं लगाएंगे। ये तुम्हारे हैं, मगर तुम भी हाथ नहीं लगा सकोगे। अगर इन्हें यहाँ से उठा सको तो उठाओ और हम पर गोलियां बरसाओ। वो 20 अदद थे और मुकाबले में सिर्फ 2 थे। उन्हें जेर करना और उनसे हथियार छीन लेना नामुमकिन नहीं था। उन सब ने उन पर एक साथ छलांग लगाई, लेकिन वो दुम थी या हनी सलाख उनके मुंह पर और जिस्म पर पड़ती गई। उस दुम ने किसी की गर्दन लपेटी और उसे उठाकर उसके साथियों पर फेंक दिया। किसी के मुंह पर जमीला की ठोकर लगी, किसी के गर्दन पर कराटे के हाथ पड़े। वो चीख रहे थे, कराह रहे थे। जो एक बार हथियार हासिल करने गया, वो गैर मामूली कुव्वत रखने वालों के हाथ खाकर दूर जा गिरा। फिर उसमें दोबारा उठने की सक्कत नहीं रही। उनमें से हर एक की यह कोशिश थी कि इस ढेर में से एक हथियार उठाकर जमीला और बंदर आदमी पर गोलियां बरसा दें, लेकिन हथियारों को उठाना तो दूर की बात है, उनमें से कोई किसी हथियार को छू भी ना सका। सिर्फ 10 मिनट में फैसला हो गया। 20 कॉमरेड दूर दूर तक फर्श पर बैठे या लेटे कराह रहे थे। किसी का हाथ टूट गया था, किसी की खोपड़ी तड़क गई थी, कोई दोनों पैरों से अपाहिज हो गया था, किसी के दांत और किसी के जबड़े टूट गए थे। उन सब के दरमियान सिर्फ कॉमरेड कमांडर सही सलामत खड़ा था। जमीला राजी ने उससे कहा, तुम कम्युनिस्ट लोग खुदा को नहीं मानते, मगर क्या यह कुदरत की मेहरबानी नहीं है कि होटल के बाहर तुम्हारे तमाम कॉमरेड मारे गए हैं, बाकी यहाँ अपाहिज पड़े हैं और सिर्फ तुम सही सलामत रह गए हो? क्या अभी कुदरत तुम पर मेहरबान नहीं है? हीरो ने पूछा, क्या इस मुआवजे को समझ सकते हो कि किसी मुखालिफ फौज से जंग नहीं हुई, लेकिन तुम्हारे तमाम जंगी सिपाही मारे गए, तुम पर जरा भी आंच नहीं आई? क्या तुम यहाँ से सही सलामत जाना चाहते हो? कमांडर ने कहा, मुझे अपने सामने अपनी मौत नजर आ रही है। मैं यकीन नहीं कर सकता कि मुझे जिंदा छोड़ दिया जाएगा। हमारी बात पत्थर की लकीर होती है। तुम्हारे जिंदा रहने की शर्त यह है कि यहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर काजी अकबर के पास जाओ। उनसे कहो तुम ये इलाका छोड़कर जा रहे हो। यही बात डीपी के लीडर नजरुद्दीन से कहो। फिर उन्हें या उनके नुमाइंदों को शहर में अपनी तबाही का मुआयना करने के लिए साथ ले आओ। वो सहम कर बोला, मैं मुजाहिदीन के इलाकों में जाऊंगा तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुजाहिदीन कम ज़रफ़ नहीं है, वो तन्हा और निहत्ते दुश्मन पर हमला नहीं करते। तुम जाओ, हम खुदा से तुम्हारी ज़िंदगी की दुआ करते हैं। IRP और DP के लीडरों या नुमाइंदों को बुला कर ले आओ। वो शिकस्त खुर्दा अंदाज में चलता हुआ बाहर जाकर नज़रों से ओझल हो गया। ओझल होने के बाद वो धोखा दे सकता था। अपनी गाड़ी में बैठकर ताजिकिस्तान के शुमाल में लेनिनाबाद के कम्युनिस्ट हेडक्वार्टर में जा सकता था, लेकिन नहीं जा सका। मैं उसके अंदर मौजूद था। होटल के अंदर जख्मी और अपाहिज पड़े हुए थे। जमीला हीरो के साथ हथियारों के ढेर के पास खड़ी हुई थी। वो बोला, ऐसा लगता है जैसे अभी हम आए और आते ही मकबूजा इलाके को फतह कर लिया और दुश्मनों को भगा दिया। अब यहाँ IRP और DP के मुजाहिदीन का कब्जा रहेगा। हाँ, बज़ाहिर जंग ख़त्म हो चुकी है, लेकिन यह मुकामी छोटी बड़ी सियासी पार्टियों की जंग है। इसके पीछे अमेरिका और दूसरे मगरबी ममालिक हैं, इसलिए इस जंग का इख्तिताम आर्जी है। तो फिर जंग जारी रहेगी तो हमारा क़याम यहाँ आर्जी नहीं रहेगा। वो बोली, हाँ, आर्जी नहीं रहेगा और हमारी दोस्ती भी आर्जी नहीं रहेगी। जमीला राजी ने उसे मुस्कुरा कर देखा, फिर कहा, दोस्ती मुस्तकिल और मुस्तहकम रहेगी। हीरो ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जमीला ने हाथ मिलाया। 2 हाथ मिले, 2 फौलाद मिले। 2 नेगेटिव और पॉजिटिव फौलादी रिपोर्ट मुसाफिया कर रहे थे। अल्लाह खैर करे। 2 शंबे के मुजाफात में तमाम मुसलमान हैरान थे कि शहर के मकबूजा इलाके में कम्युनिस्टों से जंग कौन कर रहा है, और जिस तरह लर्जाखेज धमाके दूर तक सुनाई दे रहे थे और आग के शोले आसमान की तरफ लपक रहे थे। इससे यही जाहिर हो रहा था कि कोई बहुत बड़ी फौज जदीद हथियारों से लैस होकर कम्युनिस्टों के खिलाफ आई है और उन्हें 2 शंबे से भागने पर मजबूर कर रही है। रात के 9 बजे तक फायरिंग और धमाके रुक गए। एक तवील खामोशी छा गई। रात की तारीकी में जगह जगह सिर्फ शोले भड़कते हुए दिखाई दिए। ये समझ में आ रहा था कि शायद फायरबंदी के सिलसिले में समझौता हुआ है या फिर किसी एक पार्टी ने शिकस्त खाकर हथियार डाल दिए। मुजाफाती बस्तियों से मुसलमान मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े और मुसल्ला मुजाहिदीन घरों और मस्जिदों से निकलकर 2 शंबे शहर की सिमत देख रहे थे। काजी अकबर तरोज़ोन यहाँ के रहनुमा और मारूफ वकील थे। उनके एक जासूस ने शहर से ट्रांसमीटर के जरिए इतला दी थी कि कम्युनिस्ट मुसल्ला जंगबाजों ने शहर में जहाँ जहाँ मोर्चे बनाए थे वो सब तबाह हो चुके हैं। लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह तबाही कैसे अमल में आई है, क्योंकि उस जासूस ने अभी तक कम्युनिस्टों पर हमला करने और उन्हें तबाह करने वाली फौज को देखा नहीं। पता नहीं कहाँ से छुपकर हमले किए जा रहे हैं। रात के 10 बजे काजी अकबर की एक मुजाफाती बस्ती के लोगों ने देखा। शहर के सिमत एक गाड़ी चली आ रही थी। तारीकी में दूर से उसकी हेडलाइट्स दिखाई दे रही थी। कुछ करीब आने पर उस गाड़ी से लगा हुआ एक सफ़ेद झंडा नजर आया। सफ़ेद परचम अमनो सलामती की अलामत होता है। वो आने वाला अमनो सलामती के लिए बस्ती में आ रहा था। जब वो गाड़ी ड्राइव करता हुआ बस्ती की रोशनी में पहुंचा तो काजी अकबर और मुजाहिदीन ने इसे पहचान लिया। वो कम्युनिस्ट पार्टी का कॉमरेड कमांडर था, बिल्कुल तन्हा आया था।
ये सबके लिए हैरानी की बात थी कि दुश्मनों का एक लीडर किसी हथियार के बगैर तन्हा आया था। उसने गाड़ी से बाहर आकर अकबर तरोजोन से कुछ फासले पर रुककर सर झुकाते हुए कहा, मेरी फौज के सिपाही मारे गए हैं, जो बच गए हैं वो बुरी तरह जख्मी हैं या हमेशा के लिए अपाहिज हो चुके हैं। सिर्फ मैं ही एक जिंदा सलामत रह गया हूँ। काजी अकबर ने पूछा, तुम्हारी किससे जंग हुई थी? कॉमरेड कमांडर ने कहा, मैं नहीं जानता कि वो कैसे गोरीला फाइटर थे जो नजर नहीं आए, और ना ही उनमें से कोई मुकाबले में मारा गया। हम पर हमला करने वाले किसी एक सिपाही की भी लाश नहीं मिली। इसके बरक्स मेरे सभी लोग मारे गए हैं। तुम्हारी इस बात पर कौन यकीन करेगा कि इतनी ज़बरदस्त जंग होती रही और तुम्हारे मुकाबले आने वालों में से एक बंदा भी मारा नहीं गया? आप शहर में जाकर हमारी तबाही का मंजर देखेंगे तो आपको यकीन आ जाएगा। क्या आप वहाँ तक जाने की जहमत करेंगे? क्या हमें फांसने के लिए वहाँ जाल बिछा कर आए हो? मैं जानता था कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, आप अपने 1-2 नुमाइंदों को भेज सकते हैं। हाँ, मैं अपने 2 नुमाइंदों को भेज सकता हूँ। पहले ये बताओ, तुम्हारे सभी लोग मर गए या जख्मी हो गए, तुम कैसे जिंदा सलामत हो? उन्होंने मुझे इसलिए जिंदा छोड़ दिया है कि मैं आप हजरात को और डीपी के लीडर नजरुद्दीन वगैरह को शहर में बुला कर लाऊं और आप सबको अपनी तबाही का इबरतनाक तमाशा दिखाऊं। तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? मैं उनके मुतल्लिक कुछ ज़्यादा नहीं जानता। वो बाप बेटी ईरान के एक प्राइवेट तैयारी में आए थे। बाप का नाम एफ अली और बेटी का नाम जमीला राजी है। तुमने उनसे मुलाकात की होगी, उनसे गुफ्तगू हुई होगी, उनकी आमद का मकसद मालूम किया होगा। वो ईरान से आए हैं। मकसद साफ जाहिर है कि वो मुसलमानों के हमायती हैं। ईरान की खास तैयारी में आने वाले खास अहमियत के आमिल होंगे। तुम यहाँ तन्हा आए हो। उन बाप बेटी में से किसी को साथ ले आते तो क्या ये बेहतर ना होता? बाप से अभी तक मेरा सामना नहीं हुआ। हाँ, अगर बेटी के मुतल्लिक ये कहूँगा कि वो गैर मामूली जिस्मानी कुव्वत की हामिल है तो शायद आप यकीन ना करें। उसने मेरे 2 कामरेड और एक पहलवान की गर्दनें तोड़ दी हैं। जिसके मुंह पर उसका एक हाथ पड़ता है उसके दांत और जबड़े टूट जाते हैं। वह सब लोग एक दूसरे को देखकर बेयकीनी से तबसरे करने लगे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि कोई लड़की इस कदर शाज़ोर हो सकती है। कॉमरेड कमांडर उन्हें बंदर आदमी यानी हीरो के मुतल्लिक भी बहुत कुछ कह सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि कोई उसके बारे में सुनकर यकीन नहीं करेगा कि उस आदमी की एक दुम भी है। वो यही समझेगा कि कमांडर अपनी तमाम फौज की तबाही पर नीम पागल सा हो गया है और ऑल फॉल बक रहा है। काजी अकबर ने अपने 2 आदमियों को हदायत की कि वो कमांडर के साथ जाएं, उन बाप बेटी से मुलाकात करें और शहर के हालात का जायजा लेकर आएं। कमांडर ने काजी अकबर से कहा, बेहतर होगा कि आप डीपी के लीडर नजरुद्दीन जुबैरदौला से भी रब्ता करें और उन्हें भी अपने 2 नुमाइंदों को होटल में भेजने के लिए कह दें, ताकि उनकी तरफ से भी हमारी शिकस्त की तस्दीक हो जाए और आपके मुजाहिदीन शहर में हमारी जगह ले लें। मैं कॉमरेड कमांडर के अंदर मौजूद था। जब काजी अकबर ट्रांसमीटर के जरिए डीपी के लीडर से रब्ता करने लगा तो कमांडर ने मेरी मर्जी के मुताबिक कहा, एक और अहम बात सुन लें और उस पर अमल करें। कल से सिगरेट के जितने भी कार्टून मुजाहिदीन के इलाकों में आएंगे, उनका एक सिगरेट भी कोई मुजाहिद या आम मुसलमान इस्तेमाल ना करे, क्योंकि उन सब के तंबाकू में हेरोइन की आमेजिश है। उसे इस्तेमाल करने वाले नशे के आदी और जिस्मानी तौर पर लागिर हो जाएंगे। इस मुल्क के जनूबी मशरकी और मगरबी हिस्सों में सिगरेटों के होलसेलर और दुकानदार मुसलमान हैं। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये तमाम मुसलमान अपने मुजाहिदीन को नशे का आदी बनाएंगे? गैर मुल्की सिगरेट बाहर से आती हैं, बाहर यह आमेजिश की गई है। यहाँ के किसी होलसेलर और दुकानदार को इस साजिश का इल्म नहीं है। आप अपने तमाम इलाकों में ये खबर पहुंचा दें और कल से जितने कार्टून आए उन्हें खोलकर उन सिगरेटों का तंबाकू चेक करें। उनमें सफ़ेद पाउडर मिला हुआ नजर आएगा। काजी अकबर ने कहा, तुम जाने दुश्मन हो मगर किसी फरिश्ते की ज़ुबान से बोल रहे हो। अपने तमाम जंगजू कॉमरेड्स की हलाकत के बाद शायद तुम्हारे अंदर इंसानियत जाग रही है। आइंदा हम तमाम सिगरेटों का तंबाकू चेक करेंगे। कमांडर 2 मुजाहिदीन को साथ लेकर गाड़ी में चला गया। काजी अकबर ने ट्रांसमीटर के जरिए डीपी के लीडर नजरुद्दीन जुबैरदौला से रब्ता करके उसे कमांडर की आमद के मुतल्लिक बताया और कहा कि वो भी अपने 2-4 मुजाहिदीन को दोशंबे के कम्युनिस्ट इलाके में भेजकर वहाँ के हालात मालूम करे और मशरिक से लेकर मगरिब और जुनूब तक जहाँ जहाँ मुसलमानों की आबादी और मुजाहिदीन के अड्डे हैं वहाँ ये ताकीद कर दी जाए कि अव्वल तो वो सिगरेट नोशी तर्क करें या फिर तंबाकू चेक किए बगैर सिगरेट इस्तेमाल न करें। यह हदायत तमाम इलाकों के मुसलमानों और मुजाहिदीन तक पहुँचाई जाने लगी। कमांडर 2 मुजाहिदीन के साथ होटल में वापस आया। वहाँ डीपी के मुजाहिदीन भी पहुँच गए। उन्होंने जमीला राजी से मुलाकात की और हीरो को देखकर हैरान होते रहे। हीरो ने उनसे कहा, बेशक मैं एक अजूबा हूँ मगर खुदा की कुदरत तिब और साइंस का कमाल हूँ। अल्लाह ताला जिसे चाहे इज़्ज़त देता है, जिसे चाहे ज़िल्लत देता है। उस रब्बे करीम ने हमें और तुम्हें इज़्ज़त फ़तह और नुसरत दी है और कमांडर को ज़िल्लत नसीब हो रही है। डीपी के एक मुजाहिद ने कहा, वाकई हम इन इलाकों से गुजरते आ रहे हैं जहाँ कमांडर ने हमारे खिलाफ मोर्चे बनाए थे। वह तमाम मोर्चे तबाह हो चुकी हैं। दूसरे ने कहा, हमें रास्ते में कोई दुश्मन नहीं मिला। क्या आप हमारी हैरानी दूर करेंगे कि इतने ज़बरदस्त मोर्चे बनाने वाले दुश्मनों को शिकस्त कैसे हुई? जमीला ने कहा, आपकी हैरानी दूर हो जाएगी। पहले आप लोग वापस जाकर अपने रहनुमाओं और मुजाहिदीन को यहाँ ले आएं।
मुजाहिदीन यहाँ अपने मोर्चे बनाएंगे और हम आपके लीडरों से गुफ्तगू करेंगे। वो चारों वहाँ से चले गए। हीरो ने कमांडर से कहा, हम चाहते तो तुम्हारे इन 20 अदद कॉमरेड्स की मरहम पट्टी करवा सकते थे, लेकिन उन्हें तकलीफ का एहसास दिलाने के लिए छोड़ रखा था। अब तुम मैनेजर के साथ जाकर डॉक्टरों और कंपाउंडरों को ले आओ और उनकी तीमारदारी करो। वह तमाम 20 अदद कॉमरेड्स होटल के बड़े हॉल में काउंटर के सामने बैठे और लेटे हुए तकलीफ से करा रहे थे। उनमें से कुछ जख्मी थे और कुछ बिल्कुल ही हाथ पांव से अपाहिज हो गए थे। हीरो के सामने उन्होंने जो हथियार डाले थे वो अब कारतूस वगैरह से खाली कर दिए गए। जमीला और हीरो ने तमाम कारतूस और हैंड ग्रेनेड वगैरह कई थैलों में भरकर एक बड़ी मेज़ पर रख दिए थे। फिर उस मेज़ के अतराफ बैठकर बातें करने लगे। वो एक दूसरे को अपनी अपनी ज़िंदगी की दास्तान सुना रहे थे। हीरो की दास्तान हैरत अंगेज़ थी। जमीला बड़ी हैरानी और दिलचस्पी से सुनती रही। जमीला की दास्तान मुसाइब और मायूसियों से भरी थी। उसे बचपन से बाप और भाइयों की मोहब्बत नहीं मिली। बाप ने उसकी माँ को बेटी पैदा करने के जुर्म में कत्ल कर डाला। हीरो बड़ी हमदर्दी और मोहब्बत से उसे देख रहा था। फिर उसने जमीला के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, तुम्हारी पैदाइशी बदकिस्मती ख़त्म हो चुकी है। तुम्हें फरहाद साहब जैसे बाप की भरपूर मोहब्बत मिल रही है। तुम्हारी वालदा बाप और भाई ना रहे, मगर आज तुम फरहाद अली तैमूर के ख़ानदान की एक इज़्ज़तदार बेटी हो। अब तुम्हें मोहब्बतें ही मिला करेंगी। कोई तुम्हें मैली आंख से नहीं देख सकेगा। फिर यह कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। खुदावंदे करीम ने हम दोनों को गैर मामूली कुव्वतें और ताकतें अता की हैं। मैं चाहूँगा कि तुम्हारे साथ रहूँ। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? जमीला ने मुस्कुराकर उसे देखा। दोनों की नज़रें मिली। फिर जमीला ने नज़रें झुका लीं, लेकिन उसके हाथ से अपना हाथ नहीं छुड़ाया। बाहर बहुत सी गाड़ियों की आवाज़ें सुनाई दी। उन्होंने दरवाजे पर आकर देखा। मुजाहिदीन और उनके लीडर आए थे। कमांडर ने जमीला और हीरो का तारुफ उनसे कराया। आने वाले अफराद हीरो को हैरानी और दिलचस्पी से देख रहे थे और उससे मिलकर खुशी का इजहार कर रहे थे। उन सब ने अंदर आकर देखा। 20 अदद जख्मी कॉमरेड्स फर्श पर पड़े थे। उनकी मरहम पट्टियाँ हो चुकी थी। जमीला राजी ने काजी अकबर और नजरुद्दीन जैसे रहनुमाओं से कहा, हम मुसलमान हैं, निहत्ते और ज़ख्मी दुश्मनों को नहीं मारते। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि कमांडर और इन जख्मियों को यहाँ से जाने की इजाज़त दे दें। काजी अकबर ने कहा, बेटी, अभी हम इनकी शिकस्त को अच्छी तरह समझ नहीं पाए हैं, मगर इतना समझ रहे हैं कि तुम लोगों ने यह मैदान मारा है। फातेह तुम हो। अगर जंगी कैदियों को रिहाई देना चाहते हो तो ज़रूर इन्हें जाने दो। ये तुम्हारी आला ज़र्फी होगी। होटल के बाहर कम्युनिस्टों की कई गाड़ियाँ खड़ी थीं। मुजाहिदीन ने उन जख्मियों और अपाहिजों को गाड़ियों में पहुंचाया। फिर कमांडर को उनके साथ जाने दिया। उनके जाने के बाद डीपी के रहनुमा नजरुद्दीन जुबैर दौला ने जमीला से कहा, हमने सुना है कि तुम अपने वालिदैन के साथ आई हो। वो कहाँ हैं? वो बोली, तीसरी मंजिल पर हमारे 2 कमरे हैं। मेरे पापा वहाँ एक कमरे में सो रही हैं। हीरो ने पूछा, क्या आप लोगों को ये इतला नहीं मिली थी कि ईरान से कुछ लोग आपके जिहाद में शरीक होने आ रहे हैं? काजी अकबर ने कहा, इस शहर में 2 ईरानी नुमाइंदे हमसे मुसलसल राब्ते रखते हैं। उन्होंने हमें इतला दी थी। हम आपका और हुकूमत ईरान का शुक्रिया अदा करते हैं। हमें आप लोगों से इमदाद मिलती रहती है, लेकिन हम कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए ईरानी गुरीला फाइटर यहाँ आ जाएंगे। जमीला ने मुस्कुराकर कहा, यह हुकूमत ईरान की पॉलिसी है कि इस्लामी ममालिक की हर पहलू से मदद करो, लेकिन यह उसूल नहीं है कि अपनी फ़ौज किसी भी इस्लामी मुल्क में किसी मुआहदे के बगैर भेजी जाए। यहाँ कोई ईरानी गुरीला फ़ौज नहीं आई है। सिर्फ हम बाप बेटी और ये मिस्टर हीरो यहाँ आए हैं। तो फिर किसकी फ़ौज ने कम्युनिस्टों से जंग की और उन्हें दारुल हुकूमत दोशंबे छोड़कर जाने पर मजबूर किया? हीरो ने कहा, आपने अभी देखा है कि मेरे और जमीला राजी के मुकाबले में यहाँ 20 दुश्मन जख्मी पड़े हैं। शायद कमांडर ने भी आपको बताया होगा कि अल्लाह ताला ने हमें गैर मामूली कुव्वतें और सलाहियतें दी हैं। हमने किसी हथियार के बगैर उन सबको अपाहिज और ज़ख्मी बना दिया है। जमीला ने कहा, इसी तरह हमने होटल के बाहर भी, जहाँ दुश्मनों के मोर्चे थे, किसी हथियार के बगैर उनके हथियारों समेत उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आखिर ये कैसा तरीक़ा जंग है? हम पहली बार सुन रहे हैं कि सिर्फ 3 बंदों ने पूरी फ़ौज को पसपा कर दिया है। हीरो ने कहा, हम अपने तरीक़े जंग को अल्फाज में बयान नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये ज़ुबानी बातें नहीं, अमली बातें हैं। फिर दुश्मन हमला करेंगे तो हम अमली तौर पर अपनी कुव्वतों और सलाहियतों का मुजाहरा करके आपको मुतमईन कर सकेंगे। जमीला ने कहा, शहर के लोग सहमे हुए हैं। पता नहीं कितने गरीब और मोहताज लोग अपने घरों में भूखे प्यासे बैठे होंगे। आप चंद मुजाहिदीन को हदायत दें कि वो लाउड स्पीकर के ज़रिए शाहराहों और गलियों में ऐलान करें कि अब इस शहर में एक भी गोली नहीं चलेगी। IRP और DP के मुजाहिदीन शहरों की जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी ले रहे हैं। दुकानदारों से गुजारिश करें कि वह छोटे बड़े होटल, बेकरी और अनाज की दुकानें खोलें और शहर में रोशनी रखें। अब किसी के लिए कोई ख़तरा नहीं है। काजी अकबर ने कहा, ऐसा हो जाए तो भूखे गरीब दवाएं देंगे और लोग सुकून से सो सकेंगे। लेकिन हमारे दुश्मन सिर्फ कम्युनिस्ट नहीं, एक दूसरी DP ऑपोजिशन वाले भी हैं। वो अचानक कहीं से फायरिंग करते हुए इन इलाकों में आ सकते हैं। आप इत्मीनान रखें।
आज कम्युनिस्टों की पुरस्कार शिकस्त ने डीपी ऑपोजिशन वालों को परेशान कर दिया है। उनका भी ख्याल है कि यहाँ शायद ईरानी गोरिल्ला फाइटर छुपे हुए हैं और यहाँ के मुसलमान मुजाहिदीन की ताकत में कई गुना इजाफा हो चुका है। वो लोग अपने इलाकों से बाहर आकर यहाँ हमला करने की जरूरत नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कायल होकर मुजाहिदीन को हदायत दी कि वो गली गली जाकर लाउड स्पीकर के जरिए शहरियों का खौफ दूर करें। आज रात से सुबह तक जो लोग दुकान खोलना चाहें उन तमाम दुकानदारों की हिफाजत की जाए। जिनके घरों में अनाज नहीं है उनके यहाँ रोटियाँ पहुँचाई जाएँ। चंद मुजाहिदीन हदायत पर अमल करने के लिए चले गए। काजी अकबर ने कहा, आप लोगों ने चंद घंटों में मैदान मार लिया। हमें तो ऐसा लगता है जैसे हमारे जिहाद की ज़रूरत ही नहीं रही। आप ऐसा ना कहें। जिहाद के बगैर फतह और अजमत हासिल नहीं होती। ये आपका मुल्क है। आप अपने मुजाहिदीन के साथ इस्लामी हुकूमत कायम करने के लिए जिहाद करते रहेंगे। हम तो यहाँ उन दुश्मनों के खिलाफ इक़दामात के लिए आए हैं जो चोर रास्तों से या खुफिया डिप्लोमेसी के जरिए यहाँ आ रहे हैं। नजरुद्दीन ज़ुबैर दौला ने पूछा, क्या आप खुफिया डिप्लोमेसी की वजाहत करेंगे? जी हाँ। सुपर मास्टर अमरीका मुनशियात के स्मगलरों से काम ले रहा है और सिगरेट के जरिए यहाँ के मुसलमानों को नशे का आदी बनाना चाहता है। काजी अकबर ने कहा, बेशक कमांडर भी हमसे यही कह रहा था। वाकई ये मगरबी ममालिक वाले चोर रास्तों से हमारे मुल्क में आ रहे हैं और बड़ी खामोशी से हमारी जड़ें खोदना चाहती हैं। जमीला ने कहा, उनका दूसरा हरबा यह है कि मुसलमानों के तमाम स्कूलों, कॉलेजों और लाइब्रेरियों को तबाह कर दें ताकि तालीम का सिलसिला रुक जाए और आम मुसलमानों को आलमी सियासत के मकर फ़रेब से बेखबर रखा जाए। वाकई ये ऐसे हरबे हैं जिनके ज़रिए मुसलमानों को पसमानदगी की इंतहा को पहुँचाया जा सकता है। आप लोग वाकई बहुत ही बाखबर हैं और हमारी जड़ें काटने वालों को पहचान रहे हैं और हमें उनकी मक्कारियों से बचा रही हैं। दूसरे ने कहा, तुम सिर्फ ताकतवर ही नहीं, ज़हीन और बाखबर रहने वाली लड़की हो। तुम्हारे वालिद अभी सो रहे हैं। सुबह उनसे मिलकर हमें बड़ी खुशी होगी। मैं काम करने के लिए आया था। सोना और आराम करना यूं भी अपने नसीब में कम है, इसलिए मैं जाग रहा था और एक अमरीकी एजेंट नोबल हायर के पास पहुंचा हुआ था। वो मुनशियात के एक स्मगलर नौरोज़ खान के साथ कॉमरेड कमांडर से मिलने आया था और कमांडर को यही हरबे बता रहा था कि किस तरह मुसलमानों के इलाकों में सिगरेटों के जरिए हेरोइन का नशा पहुंचाया जा सकता है। फिर उसने कमांडर को ये धमकी दी थी कि अगर वो अमेरिका से यूं ताउन नहीं करेगा तो फिर अमेरिका मुसलमानों की पुश्तपनाही करेगा, उनकी ताकत बढ़ाएगा। लेकिन अमेरिकन पॉलिसी ये है कि किसी एक पार्टी के होकर ना रहो। अगर पाकिस्तान से हमदर्दी रखो तो भारत से भी दोस्ती निभाते रहो। रूस को अफगानिस्तान से भगाने के लिए पाकिस्तान से दोस्ती की कसम खाओ तो चीन को उसकी सरहदों तक महदूद रखने के लिए भारत से भी दोस्ती की कस्में पूरी करते रहो। इस तरह नोबल हायर ने कम्युनिस्टों से दोस्ती की तो फिर उसे रुखसत होकर डीपी ऑपोजिशन पार्टी के लीडर से मिलने आ गया। लीडर ने कहा, हमें सब खबर है, तुम कॉमरेड कमांडर से मिलने गए थे। नोबल हायर ने कहा, मैं डंके की चोट पर गया था। छुपकर मिलने जाता तो तुम्हारे फरिश्तों को भी इल्म ना होता। हम हथियारों के सौदागर हैं, हर ज़रूरतमंद के पास जाते हैं और हमें पता है कि तुम भी ज़रूरतमंद हो और तुम्हारी पार्टी माली वसाइल नहीं रखती। मैं वर्ल्ड बैंक से तुम्हारी पार्टी को कर्जा भी दिला सकता हूँ। वो बोला, वाकई तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि किस मुल्क की किस सियासी पार्टी की कौन सी दुखती रग है। मैं तस्लीम करता हूँ। हमारी पार्टी की पुश्त पर अमेरिका होगा तो ताजिकिस्तान में हमारी हुकूमत कायम हो जाएगी। तो फिर समझो, अमेरिका तुम्हारे पास चल कर आ गया है और यहाँ तुम्हारी हुकूमत कायम हो गई है। क्या इस सिलसिले में कोई मुआहदा करोगे? हाँ, मुआहदा ये होगा कि ताजिकिस्तान के मशरिक और जनूब में हमारा फ़ौजी अड्डा कायम होगा। इसमें भी तुम्हारा फ़ायदा है। मशरक़ी सरहद पर हमारी फ़ौजें रहेंगी तो चीन इस मुल्क में दाखिल नहीं हो सकेगा। जनूब मशरिक में मुसलमानों की अक्सरियत है, वो अमेरिका से सफारती ताल्लुकात बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन अमेरिकी फ़ौजी अड्डा कायम नहीं होने देंगे। हम मुसलमानों को कमज़ोर और मोहताज बनाकर रखना जानते हैं। तुम अपनी बात करो। मैं अपनी पार्टी के लिए अमेरिकी इमदाद हासिल करने के लिए तुम यहाँ फ़ौजी अड्डा बनाने के मुआहदा पर दस्तखत करूँगा। फ़ोन की घंटी बजने लगी। लीडर ने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। दूसरी तरफ से उसके एक जासूस ने कहा, सर, एक खुशखबरी है। दोशंबे के मकबूजा इलाके से कम्युनिस्ट पार्टी का जनाजा निकल रहा है। क्या वाकई? इसका मतलब है कि उनके मुकाबले में IRP और DP के मुजाहिदीन वहाँ कामयाब हो रहे हैं? सर, पहले तो मैं भी यही समझ रहा था कि मुजाहिदीन ने हमला किया है, लेकिन DP के मुजाहिदीन दोशंबे के मशरक़ी इलाके में हैं और पेशकदमी नहीं कर रहे। इसी तरह IRP के मुजाहिदीन और उनके रहनुमा काजी अकबर दोशंबे की मुजाफाती बस्ती में है। आपने भी हमला नहीं किया है। समझ में नहीं आता कि रात की तारीकी फैलते ही कम्युनिस्ट किससे लड़ते रहे और मरते रहे। अब वहाँ के क्या हालात हैं? जितनी जल्दी हो सके मालूमात हासिल करो। आखिर हमलावर कौन है? सर, इस होटल में एक बाप बेटी आए हैं। मैंने बाप को अभी तक नहीं देखा, वो अपने कमरे में है। बेटी हैरत अंगेज़ जिस्मानी कुव्वत रखती है। उसने 3 अफराद की गर्दनें तोड़ दी हैं। यहाँ कॉमरेड कमांडर अपने 20 कॉमरेड्स के साथ आया। वो उस लड़की को गोली मारना चाहता था। ऐसे ही वक्त एक अजीबोगरीब इंसान वहाँ पहुँच गया। आप शायद यकीन न करें कि वो बंदर भी है और आदमी भी।
ये क्या बकवास है? क्या तुमने पी रखी है? नो सर, मैं पूरे होशोवास में रहकर रिपोर्ट दे रहा हूँ। वो हीरो और जमीला के बारे में बताने लगा। नोबल हायर ने कहा, फोन पर बड़ी लंबी गुफ्तगू हो रही है, खैरियत तो है? लीडर ने जासूस से कहा, कमांडर उन मुजाहिदीन और उनके लीडरों को होटल में ले आए तो फिर मुझे फ़ोन पर इतला देना। ये मालूम करो कि वो बंदर आदमी और वो बाप बेटी कौन है। फिर वो रिसीवर रखकर नोबल हायर को अपने जासूस की मुकम्मल रिपोर्ट सुनाने लगा। नोबल हायर ने पूछा, तुम्हारे जासूस ने इतनी तफसीली मालूमात कैसे हासिल की हैं? लीडर ने कहा, यह हमारा राज है, हमारा कौन जासूस कहाँ है और किस तरह मालूमात हासिल कर रहा है। उसने नोबल हायर को जासूस के बारे में नहीं बताया, लेकिन मैंने उसकी खोपड़ी में रहकर मालूम किया। हम जिस होटल में थे वो जासूस इसी होटल में किचन का इंचार्ज था और वहाँ अपनी आंखों से सब कुछ देखता रहा था। नोबल हायर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी पार्टी और तुम्हारे जासूसों के राज नहीं मालूम करूंगा, लेकिन यह तो मालूम होना चाहिए कि कम्युनिस्ट पार्टी की जंग किससे हुई थी और कमांडर ने किससे शिकस्त खाई है। वो लड़की और बंदर आदमी बहुत पुरस्कार हैं। उन्होंने फातिहाना अंदाज में कमांडर को मुजाफाती बस्ती में भेजा है। क्या यह हैरानी की बात नहीं है कि उन्होंने 20 हथियार वालों को किसी हथियार के बगैर जख्मी और अपाहिज बना दिया? उनके पीछे ऐसे ही ज़बरदस्त गुरीला फाइटर होंगे जिन्होंने कमांडर के तमाम मोर्चों को तबाह किया होगा। थोड़ी देर बाद जासूस ने फ़ोन पर कहा, सर, उन बाप बेटी के कमरा नंबर 303 और 304 मखसूस हैं। बाप का नाम है फली और बेटी का नाम जमीला राजी है। अभी वो काजी अकबर और नजरुद्दीन से कह रहे थे कि जिस तरह उन्होंने 20 मुसल्लह कॉमरेड्स को जख्मी किया, उसी तरह कमांडर की पूरी फौज को तबाह किया है। लीडर ने पूछा, क्या यह दावे अकल तस्लीम कर सकती है कि उन दोनों ने निहत्ते रहकर पूरी फौज को तबाह कर दिया? सर, उनके मुजाहिदीन की भी यही रिपोर्ट है कि 2 शंबे के कम्युनिस्ट इलाके में कोई दूसरी फौज नहीं आई। किसी शहरी, किसी मुजाहिद और किसी जासूस ने किसी हमलावर फौज को नहीं देखा। राब्ता खत्म हो गया। लीडर ने नोबल हायर को ये सारी बातें बताई। नोबल हायर की पेशानी पर बल पड़ गए। वो बोला, ये बंदर आदमी कुछ अर्सा पहले तेलबैब में था, फिर हमें इतला मिली कि वो बाबा साहिब के दायरे में चला गया है। ये बाबा साहिब का दायरा कहाँ है? पेरिस के मुजाफात में है। क्या तुमने पहले कभी ये नाम नहीं सुना? मैं पहली बार सुन रहा हूँ। क्या तुमने फरहाद अली तैमूर का नाम नहीं सुना है? उसकी फैमिली वही रहती है। हाँ, फरहाद का नाम सुना है। उसकी टेलीपैथी का बड़ा चर्चा है। सुना है कि वो टेलीपैथी के जरिए बड़े कमालात। बोलते बोलते रुक गया क्योंकि नोबल हायर यकबारगी उछल कर खड़ा हो गया था। फिर उसने पूछा, अभी तुमने बाप बेटी के नाम बताए थे और कहा था बाप का नाम एफ अली है। हाँ। लीडर भी उठकर खड़ा हो गया। फिर बोला, क्या एफ अली का मतलब फरहाद अली तैमूर है? बेशक। अब यह हैरान कुन तमाशा समझ में आ रहा है। 2 शंबे में कोई फौज कम्युनिस्टों के मुकाबले में नहीं आई थी। फरहाद अली तैमूर ने टेलीपैथी के कमालात दिखाए हैं। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए कॉमरेड कमांडर के तमाम मोर्चों और तमाम फौजियों को हलाक किया है। ओ माय गॉड, ये फरहाद यहाँ कैसे पहुँच गया? वो तेजी से कदम बढ़ाकर फ़ोन के पास आया, फिर सुपर मास्टर से रब्ता कायम करने लगा। ऐसे वक्त वो सोच रहा था कि अच्छा हुआ कि वो कॉमरेड कमांडर के साथ उस होटल में नहीं गया, वरना फरहाद उसके दिमाग में घुस आता। उसे खुशफहमी थी कि वो मेरी ख्याल ख्वानी से महफूज है। रब्ता कायम होने पर उसने सुपर मास्टर से कहा, मैं ताजिकिस्तान से नोबल हायर बोल रहा हूँ। एक बुरी खबर है, यहाँ फरहाद अली तैमूर पहुँचा हुआ है। वो कम्युनिस्ट फौज की पुरस्कार शिकस्त के मुतालिक बताने लगा। फिर उसने बंदर आदमी का हवाला दिया तो सुपर मास्टर ने कहा, हाँ, उसका नाम हीरो है, वो बाबा साहब के दायरे में था। लेकिन फरहाद की कोई जवान बेटी नहीं है, शायद उसने किसी को बेटी बनाया हो। उसका नाम क्या है? होटल के रजिस्टर में उसका नाम जमीला राजी है। क्या? सुपर मास्टर हैरत से चीख पड़ा। जमीला राजी ओमान में थी, ये 2 शंबे कैसे पहुंच गई? फरहाद से उसका कैसे ताल्लुक हुआ? सुपर मास्टर को अपने सवाल का जवाब भी समझ में आने लगा। ओमान में जमीला ने बड़े हैरत अंगेज कमालात दिखाए थे। वहाँ वो ऐसे चैलेंज करती थी और हर चैलेंज पर ऐसी कामयाबी से अमल करती थी कि हमेशा यही शुबा होता था कि वो टेलीपैथी जानती है या उसकी पुश्त पर कोई टेलीपैथी जानने वाला था। अब ये वाज़ेह हो रहा था कि मैं ही ओमान में जमीला को बेटी बनाकर उसके काम आता रहा और अब उसके साथ ताजिकिस्तान आ गया हूँ। हीरो की मौजूदगी भी साबित कर रही थी कि मैं उस मुल्क में हूँ। सुपर मास्टर ने नोबल हायर से पूछा, क्या फरहाद या उसके किसी साथी से तुम्हारा सामना हुआ है या फ़ोन वगैरह पर गुफ्तगू हुई है? अच्छी तरह सोच कर बताओ। सोचना क्या है, मैंने अभी तक फरहाद, जमीला और हीरो की शक्ल तक नहीं देखी और ना ही फ़ोन वगैरह के ज़रिए किसी को अपनी आवाज़ सुनाई है। क्या फरहाद कॉमरेड कमांडर के ज़रिए तुम्हारे अंदर पहुंच सकता है? नो सर, कमांडर से मेरी मुलाकात दोपहर को ही थी और ये खुफिया मुलाकात थी। फिर कमांडर शाम का अंधेरा फैलने के बाद 2 शंबे आया था और इसके बाद उसकी फ़ौज पर तबाही आई थी। यानी दोपहर के बाद कमांडर से ना मेरी मुलाकात हुई, ना उसे किसी तरह का राब्ता हुआ। मैं यकीन से कहता हूँ कि फरहाद मेरे मुतल्लिक कुछ नहीं जानता। अच्छी बात है। फ़िलहाल अपनी सरगर्मियाँ बंद रखो, अपनी रहायशगाह से बाहर ना निकलो। मैं बाद में तुमसे रब्ता करूँगा। उनके दरमियान फ़ोन का रब्ता ख़त्म हो गया। नोबल हायर उसकी हदायत के मुताबिक डीपी अपोजिशन के लीडर से रुखसत होकर अपनी रिहायशगाह की तरफ चला गया।
अब मैं नहीं जानता था कि सुपर मास्टर वहाँ क्या प्लानिंग कर रहा है, लेकिन बाद में जो वाक़यात पेश आते हैं और उनका कोई आदमी मेरी टेलीपैथी की मुट्ठी में आता है तो मालूम हो जाता है कि मेरे खिलाफ कैसे मंसूबे बनाए गए थे। ऐसे ही दुश्मनों के मंसूबे जो बाद में मुझे मालूम होते हैं, मैं उन्हें पहले ही दास्तान की तरतीब के मुताबिक पेश कर देता हूँ। बहरहाल सुपर मास्टर रसीव रखकर सोच में पड़ गया। ताजिकिस्तान में मेरी मौजूदगी ने मसाइल पैदा कर दिए। अब तो लोहे को लोहा ही काट सकता था। उसके टेलीपैथी जानने वाले ही मेरे मुकाबले में वहाँ इस हद तक ठहर सकते थे कि बराह रास्त मेरे सामने ना आते, मगर दरपर्दा रहकर मेरी राहों में रुकावटें पैदा करते रहते। फिलवक्त उसके पास 5 टेलीपैथी जानने वाले थे। पहला शतरंज का आलमी चैंपियन माइक हरारे, दूसरा एक कद्दे-आवर ज़बरदस्त बॉडी बिल्डर और फाइटर डी क्रोसो, और बाकी 3D यानी डी हार्वे, डी क्रेन और डी मोरा। उनमें से डी क्रोसो सियाचिन की तरफ पारस के मुकाबले में जा चुका था। शातिर माइक हरारे वाशिंगटन के फौजी हेडक्वार्टर में रहकर ख्यालख्वानी के जरिए पारस और शीतारा के पीछे पड़ा हुआ था। सुपर मास्टर ने आला फौजी अफसरान से मुलाकात की, उन्हें ताजिकिस्तान में मेरी मौजूदगी के मुतल्लिक बताया। उन्होंने एक हंगामी इजलास में टेलीपैथी जानने वाले माइक हरारे और 3D को बुलाया, उन्हें भी मेरे मुतल्लिक बताया। फिर 3D के एक डी हार्वे से कहा, ओमान में हमारी जासूसा लेडी मैन किलर और लेडी आयरन रॉड ने बेशक जमीला राजी की गैर मामूली जिस्मानी कुव्वत से मात खाई थी और हलाक हुई थी, लेकिन तुम्हारी टेलीपैथी की सलाहियतों को वहाँ फरहाद ने नाकाम बनाया था। उसने जमीला को बेटी बनाया। वो दोनों बाप बेटी ओमान से अब दोशंबे पहुंच गए हैं। सुपर मास्टर ने कहा, फरहाद ने चंद घंटों में कम्युनिस्ट फौज के तकरीबन 150 मुसल्लह अफराद को मौत के घाट उतार दिया। उनमें 20 अदद जख्मी और अपाहिज हो गए। कॉमरेड कमांडर को तनहा सही सलामत वापस जाने के लिए जिंदा छोड़ दिया गया। अब दोशंबे के बेशतर इलाकों पर IRP और DP के मुजाहिदीन का कब्जा है। शतरंज का आलमी चैंपियन माइक हरारे तमाम टेलीपैथी जानने वालों में सबसे ज़्यादा ज़हीन और शातिर समझा जाता था, और इसमें कोई शुबा नहीं था। वो बेशक दुश्मनों के खिलाफ उलझी हुई चालें चलकर और उन्हें मात देकर साबित कर देता था कि वाकई अमली मैदान में भी दुश्मनों को मात खाने वाले मामूली मोहरे बनाकर रख देता है। सुपर मास्टर और तीनों फौज के आला अफसरान भी बहुत से अहम मसाइल पेश आने पर उससे मशवरे लेते थे, लेकिन ऊँट जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आता तब तक खुद को कद्दे-आवर समझता है। उसने पिछले दिन पारस का सुराग लगाने के दौरान शीतारा को ट्रैप करना चाहा। वो अपने मकसद में कामयाब होने वाला था। शीतारा उसकी मामूला और ताबेदार बनने ही वाली थी कि पारस ने उसे बचा लिया, और ज़िंदगी में पहली बार माइक हरारे ने नाकाम होकर तस्लीम किया कि ऊँट से ऊंचे पहाड़ हुआ करते हैं। माइक हरारे चुपचाप शीतारा को अपनी मुट्ठी में रखने की कोशिश में था। इस बात का जिक्र उसने सुपर मास्टर और फौज के आला अफसरान से नहीं किया, इसलिए उसकी नाकामी किसी के सामने नहीं आई और सबके सामने उसकी जहानत और चालबाजी का भरम रह गया। और अपनों के दरमियान ये एजाज़ कायम था कि वो चैंपियन शातिर है और उसने आज तक किसी से मात नहीं खाई है। वैसे उसने कसम खा रखी थी कि पारस की शातिराना चाल का जवाब जल्द ही देगा। इस वक्त बड़ी फौज के अफसर ने कहा, मिस्टर हरारे, तुमने फरहाद और उसकी फैमिली के मेम्बरान की पूरी हिस्ट्री पढ़ी है और उनकी वीडियो फिल्में देखी हैं। वो और उनके दोनों बेटे भी ज़बरदस्त शातिर हैं। ये गनीमत है कि सोनिया अभी तक मैदान अमल में नहीं, अपने बच्चे पालने में मसरूफ़ है, लेकिन इसकी कमी सोनिया सानी पूरी कर रही है। फिर उनकी टीम में गैर मामूली समात व बसारत और हैरत अंगेज़ जिस्मानी कुव्वत रखने वालों का इजाफा हो गया। दोशंबे में जमीला राजी और हीरो फरहाद के साथ हैं। अब तुम बताओ, हमें इन हालात में क्या करना चाहिए? दूसरे फौजी अफसर ने कहा। फौजी नुक्ता नज़र से ताजिकिस्तान की मशरकी सरहद हमारे लिए बहुत अहम है। वहाँ हम अपने फौजी अड्डे कायम करना चाहते हैं और ये हमारे इशारे पर नाचने वाले सियासी पार्टी को फौजी और माली इमदाद देकर हम वहाँ मुसल्लत रहना चाहते हैं। हरारे ने कहा, हम खेलते वक्त शतरंज की बिसात पर अपने और मुखालिफ के मोहरों की पोजीशन पर गहरी नज़र रखते हैं। मेरी नज़र अपने मोहरे नोबल हायर पर है। वो लाख कहते कि फरहाद से उसका सामना नहीं हुआ और ना ही फरहाद ने किसी के ज़रिए उसकी आवाज़ सुनी है, मगर मैं ये मानने को तैयार नहीं। वो योगा का माहिर नहीं, ना ही हसास ज़हन रखता है कि पराई सोच की लहरों को महसूस कर सके। लिहाजा सीधी सी बात है कि जहाँ फरहाद है वहाँ हमारे सिर्फ उन अफराद को होना चाहिए जो योगा में महारत रखते हों। सुपर मास्टर ने कहा, ठीक है, नोबल हायर के दिमाग में फरहाद पहुँचा हो या ना हो, हम नोबल हायर को वहाँ से हटा देंगे। आइंदा योगा में महारत रखने वाले वहाँ जाएंगे। माइक हरारे ने कहा, फरहाद मुझसे उम्र में बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा तजुर्बाकार है। उसने वहाँ पहुँचते ही पहले तमाम सियासी पार्टियों के रहनुमाओं के अंदर पहुँचकर उनके अंदरूनी भेद मालूम किए होंगे। हमारे एजेंट नोबल हायर तमाम रहनुमाओं से मिल चुका है और उनसे यह तय कर चुका है कि अमेरिका किस पार्टी के ज़रिए मुसलमानों को नशे का आदी बनाना चाहता है, किसके ज़रिए मुसलमानों को तालीम से महरूम रखना और आलमी सियासत से बेखबर रखना चाहता है, और किस पार्टी को माली और फौजी इमदाद फराम कर रहा है। मैं इन तमाम मोहरों के पेश नज़र यकीन से कहता हूँ कि फरहाद हमारी ये तमाम सियासी खुफिया चालें मालूम कर चुका है। अगर वो बहुत कुछ मालूम कर चुका है तो हमारे हक़ में बहुत बुरा हो चुका है। अब वो हमारी हर चाल का तोड़ करता रहेगा। तुम उस तोड़ का तोड़ कैसे करोगे? वो बोला, आप पहले 3D से ये सवाल करें, उनके जहनों में कोई तदबीर होगी। डी हार्वे ने कहा, मैं भी यही चाहता हूँ कि नोबल हायर को यहाँ वापस बुलाया जाए, फिर यहाँ से किसी योगा के ऐसे माहिर को भेजा जाए जिसके दिमाग में सिर्फ हम जाते रहें और उसके ज़रिए फरहाद की चालों का तोड़ करते रहें। डी क्रे ने कहा,
यहाँ से सिर्फ एक नहीं 3 योगा के माहिरीन भेजे जाएं और हम 3D उनमें से एक एक को अपना आलाकार बनाकर फरहाद के अतराफ घेरा तंग करें, किसी तरह उसे जख्मी करके अपना गुलाम बनाएं। डिमोरा ने कहा, जब तक हम फरहाद का तिलिस्म नहीं तोड़ेंगे, उसे अपने काबू में नहीं करेंगे या उसकी कोई कमजोरी मालूम करके उसे ताजिकिस्तान से भाग जाने पर मजबूर नहीं करेंगे, उस वक्त तक वो हमारे रास्ते का पत्थर बना रहेगा। एक फौजी अफसर ने कहा, बात तो समझ में आती है कि पहले फरहाद को वहां मजबूर और बेबस किया जाए। सुपर मास्टर ने पूछा, क्यों मिस्टर हरारे, तुम क्या कहते हो? वैसे अजल से यही उसूल है कि शहजोर बनने के लिए अगले को कमज़ोर बनाया जाए, किसी तरह उसे काबू में किया जाए। शातिर हरारे ने कहा, बरसों से दोस्त और दुश्मन ये देखते आ रहे हैं कि उस शेर पर जितना भी मजबूत जाल फेंका जाए उसे तोड़कर निकल जाता है, फिर जाल फेंकने वालों की शामत आ जाती है। मगर तुम शातिर हो, तुम्हारी चाल भी मजबूत होगी और जाल भी। इस खुशफहमी में मुझसे पहले कई शातिर मारे गए। मेरी अकल कहती है कि नोबल हायर को वहीं रहने दो और फरहाद को हमारी जितनी चालें मालूम हो चुकी हैं उसे उनका तोड़ करते रहने दो। सब उसे ताज्जुब से और सवालिया नज़रों से देखने लगे। एक अफसर ने पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? ये कह रहा हूँ कि फरहाद को खुशफहमी में रखो, उसे ये समझते रहने दो कि हमारा सिर्फ एक नोबल हायर वहाँ है और हम ये समझ रहे हैं कि फरहाद ने हमारे उस एजेंट के दिमाग में जगह नहीं बनाई है और वो हमारी चालों का तोड़ कर रहे हैं, तो हम उसके आगे बेबस हैं। दुश्मन को पकड़ने और मारने से बेहतर है कि उसे अहमकों की जन्नत में रखा जाए। मिस्टर हरारे, तुम्हारी बातें दिल को लगती हैं, लेकिन वो हमारी चालों को नाकाम बनाता रहेगा तो हमें क्या हासिल होगा? वो बोला, अब हमारी हिकमत अमली दूसरी होगी। वहाँ ERP और DP मुसलमानों की 2 बड़ी पार्टियाँ हैं। इन दोनों में मामूली से इख्तलाफात हैं, लेकिन ये दोनों वक्ती तौर पर इख्तलाफात बुलाकर कम्युनिस्टों और DP अपोजिशन के खिलाफ मुत्तहिद हो गए हैं। हम इन मुजाहिदीन की दोनों पार्टियों का इत्तेहाद तोड़ सकते हैं और इत्तेहाद तोड़ने का मतलब है कि मुसलमान आपस में लड़ते और मरते रहेंगे। वाह, क्या बात है मिस्टर हरारे, तुम्हारा जवाब नहीं। हम नशे के जरिए उन्हें कमज़ोर बनाना चाहते थे, तुम उन मुसलमानों को एक दूसरे से लड़ाकर कमज़ोर बनाने का रास्ता दिखा रहे हो। वो बोला, वहाँ मनुष्यात की स्मगलिंग जारी रहेगी। फरहाद और उसके साथी स्मगलिंग की रोकथाम में मसरूफ रहा करेंगे। वहाँ की लाइब्रेरियों में सदियों पुरानी इस्लामी कुतब का ज़ख़ीरा है, उन्हें मुखालिफ पार्टियाँ तबाह करने की कोशिश करेंगी। फरहाद उन लाइब्रेरियों की सलामती की कोशिश करता रहेगा। वो जब भी नोबल हायर के दिमाग में जाएगा उसे यही मालूम होगा कि इतने बड़े मुल्क में वो एक अमरीकी एजेंट है और हम कभी नोबल हायर को ये नहीं बताएंगे कि वहाँ हमारे ख्याल ख्वानी करने वाले दूसरे एजेंट्स के अंदर मौजूद रहकर दूसरी चालें चल रहे हैं। तुम्हारी प्लानिंग बहुत उम्दा है। अब ये बताओ कि मुसलमानों में एक दूसरे से कैसे नफरत पैदा की जाए? वो बोला, मुसलमानों में कई फ़िरके हैं। वहाँ सुन्नी मुसलमानों की अक्सरियत है, लेकिन शिया भी हैं, वहाबी और इस्माइली भी हैं। शुमाल में पामीर पहाड़ियों का जो सिलसिला है, वहाँ के इलाकों में जिन मुसलमानों की अक्सरियत है वो सर आगा खान से अकीदत रखते हैं। वो कारोबारी और गैर सियासी लोग हैं। इस्माइली मुसलमान जिस मुल्क में भी रहते हैं वहाँ तिजारत करते हैं, कभी किसी मुल्क में इक़्तिदार हासिल करने के लिए सियासत में मुलविस नहीं होते और ना ही हथियार उठाते हैं, लिहाजा हमें उनकी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। वो एक ज़रा तवक्कुफ़ से बोला, हमारे 3D यहाँ बैठे बैठे सुन्नी शिया और वहाबियों के उलमा के दिमागों में जगह बनाएंगे। वह तमाम उलमा 3D के मामूल और ताबेदार रहकर अपने अपने फ़िक्र और मसलिक के मुताबिक अपने लोगों को समझाएंगे कि वह मुसलमान बरतर हैं और दूसरे मुसलमान कमतर हैं, और इत्तेहाद के नाम पर कामयाबियाँ हासिल करके जो फ़िरका अक्सरियत में रहकर अपनी हुकूमत बनाएगा वो अपने फ़िक्र के मुताबिक इस्लामी कवानीन नाफिज करेगा और ऐसे कवानीन दूसरे फ़िरके के मुसलमान गवारा नहीं करेंगे। मुख्तसर ये कि ऐसे बहुत से मामलात हैं जिनमें उलझाकर इन मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़ा जा सकता है। जब ये एक दूसरे से मुतनफ़र होकर अफ़गानिस्तान के मुसलमानों की तरह अलग अलग पार्टियाँ बना लेंगे और अलग अलग इलाकों तक महदूद हो जाएंगे तो इनकी मजमूई इस्लामी कुव्वत को कुचलना आसान हो जाएगा। एक फ़ौजी आला अफ़सर ने कहा, मिस्टर हरारे, तुम हमारे मुल्क का सरमाया हो, हमारा दिमाग हो। जो मंसूबा तुम पेश करे उसका तोड़ फरहाद भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि जब मुसलमान आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे को कत्ल करते हैं तो खुदा भी उन पर अजाब नाजिल करता है। फरहाद हमारी दुश्मनी से मुसलमानों को शायद बचा सके, लेकिन खुदा के अजाब से उन्हें कैसे बचाएगा? माइक हरारे ने कहा, मैंने अपनी दानिस्त में बहुत ज़बरदस्त मंसूबा बनाया है, लेकिन खुशफहमी से बचने की कोशिश करता हूँ। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे 3D अगरचे 3 टेलीपैथी जानने वाले हैं, लेकिन वहाँ फरहाद के मुकाबले पर होंगे। वो फरहाद जो एक तवील मुद्दत से ख्याल ख्वानी के अनोखे तजुर्बात रखता है और अब तक इतने आग और खून के दरियाओं से गुजरता आया है कि हम टेलीपैथी जानने वाले उसके सामने नो आमोज है। फिर उसने 3D की जानिब रुख करते हुए कहा, तुम तीनों को यह हकीकत याद रखना चाहिए कि फरहाद एक ऐसा समुंदर है जिसका दूसरा किनारा नहीं है। तुम तीनों समुंदर में छलांग लगाने वाले हो। उस समुंदर की गहराई में उसे मुकाबला करके वापस अपने ही किनारे पर आना होगा। अगर ना आ सके और अगर उसने अपनी हिकमत अमली से मालूम कर लिया कि तुम तीनों कौन हो, तो वह ताजिकिस्तान में बैठे बैठे तीनों डी को 3 ताबूतों में सुला देगा। डिक्रे ने कहा, मिस्टर हरारे, तुम तो मिशन शुरू करने से पहले हमें दहशत ज़दा कर रहे हो, लेकिन हम खौफजदा होने वाले नादान बच्चे नहीं हैं।